गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8 ज्ञान सागर में पाठ 14 का बहू की विदा जो दहेज प्रथा पर है, इसका आपने पहला भाग पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि कमला नाम की एक लड़की, इसकी शादी होती है और उसका भाई प्रमोद उसे ससुराल में लेने के लिए आता है, लेकिन जो उसके ससुर जीवनलाल हैं वो उसे भेजने के लिए तैयार नहीं होते दहेज की वजह से। तो कमला का भाई प्रमोद कहता है कि मैं अगली बार आऊँगा जब तुम्हें पैसे देकर इनके दहेज के और तुम्हें विदा कराकर ले जाऊँगा। तब कमला कहती है कि मेरे ससुर जी थोड़े गर्म स्वभाव के हैं जो जीवनलाल हैं, लेकिन राजेश्वरी जो मेरी सास हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो कैसी हैं, चलिए इस पाठ में आगे पढ़ते हैं। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने है। राजेश्वरी कैसा दिखावा, क्योंकि वो दोनों बहन भाई जो बात कर रहे थे आपस में, तो वो लास्ट का एक शब्द सुन लेती हैं। प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उनकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसकर क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में। प्रमोद बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। कुशल क्षेम पूछना, हाल चाल जानना। राजेश्वरी हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। प्रमोद चुप रहता है और कमला भी चुप रहती है, नीचे दृष्टि करके खड़ी रहती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद धीमे और उदास से 5,000। राजेश्वरी बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी आती हूँ। प्रमोद ठहरिए माँ जी। तो राजेश्वरी वहीं रुक जाती है और प्रमोद की तरफ मुड़ती है। प्रमोद मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। और कमला वहाँ पर चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। राजेश्वरी लौटती हुई वापस आती है। यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गोरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। और वह अपनी कमर में, जो उसने अपने ढूंढे पर कमर में चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती है। जा बेटी, तिजोरी से रुपये निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती, वो उस गुच्छे को नहीं पकड़ती, नहीं लेती। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है और वह फिर रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गोरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी तुम समझते हो कि दुनिया में तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है। प्रमोद ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुचकटा है। और तभी वहाँ पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गोरी राजेश्वरी से। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। और राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है तो ये बाहर से रमेश आता है, चेहरे पे उदासी के चिन्ह है। साथी कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। देखिए ये खड़ा हुआ है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झाँकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गोरी कहाँ है। रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई, क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर। रमेश उन्होंने विदा नहीं की,
जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घूसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी, वापस आकर उन्हें क्यों बुरा बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सुखड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि? जीवनलाल, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल, गोरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं और हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझनें सुलझ जाएं। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी सा हो गया, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल सांस होगा, कभी कभी चोट भी मरहम का काम करती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यवनिका, पर्दा, और नाटक खत्म हो जाता है। तो आपने देखा कि जब खुद की बेटी के ऊपर जीवनलाल ने उससे भी ज़्यादा दहेज दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों को वो भी कम लगा। इसीलिए कहते हैं कि चाहे हम किसी को कितना भी दे दें, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे वाले को ज़्यादा लगे। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो हमारे समाज में एक गुफा की तरह है कि इसके अंदर जितना जाते रहेंगे वो उतनी बड़ी दिखाई देती रहेगी। एक लालच है जो हर एक इच्छा के बाद बढ़ता रहता है। इसलिए दहेज लेना और देना दोनों पाप है। और हमारी आज की युवा पीढ़ी से अपील है वो कि दहेज ना लें और ना दहेज दें। ओके, बाय।